This is the third lecture of the chapter Atomic Structure. Here I am going to discuss Bohr's atomic model. So ये मॉडल ना अब क्लास 9 में भी थोड़ा मिला, लेकिन 9 का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत इसमें तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, डीपली होगा, आपको यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकली समझना है. सो मैं पहले बेसिक से थोड़ा बताता हूँ. जैसे मान लो कि रदरफोर्ड ने अभी तक क्या बताया था कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है. ऐसा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूमता है, ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन घूमता है. और ऑर्बिट कितना है? 2 डायमेंशनल है, सर्कुलर है. ओके, सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है. बाद में मालूम चला कि जो ऑर्बिट है सर्कुलर नहीं होता है, स्फेरिकल होता है. और इलेक्ट्रॉन आके उसका हिसाब से मतलब रदरफोर्ड के एक्सप्लेनेशन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन आके कहाँ पे गिर जाएगा? न्यूक्लियस में गिर जाएगा. तो बोर्स ने क्या बताया था कि बोर्स ने बताया कि जो ऑर्बिटल है व ऑर्बिट है, वो ऑर्बिट का रेडियस जो पाथ है वो फिक्स्ड है. ये भी लेकिन 100% करेक्ट नहीं है. क्वांटम ये भी मॉडिफाई होगा, लेकिन रदरफोर्ड मॉडल से थोड़ा सा ये थोड़ा मॉडिफाइड है. तो पाथ जो है फिक्स्ड होगा, तो एक रेडियस का इक्वेशन आएगा. थोड़ा देर में हम लोग उसको डिराइव करेंगे. एक रेडियस का इक्वेशन आएगा, रेडियस का फिक्स इक्वेशन आएगा. उससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन फिक्स पाथ में घूमता है और उस पाथ का एनर्जी फिक्स्ड है. अकॉर्डिंग टू बोर्स पाथ का एनर्जी क्या है? फिक्स्ड है. और उस इलेक्ट्रॉन का स्पीड भी क्या है? फिक्स्ड है, फिक्स्ड. लेकिन रदरफोर्ड क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन किसी भी जगह में इलेक्ट्रॉन मिल सकता है. इलेक्ट्रॉन फाउंड एनीवेयर अराउंड अ न्यूक्लियस. पाथ कुछ भी बन सकता है. लेकिन बोर्स ने क्या बताया था कि नहीं, एक फिक्स पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, उसका एनर्जी भी फिक्स्ड होगा और स्पीड भी फिक्स्ड होगा. ये 3 पॉइंट में मैं डिटेल्स आऊंगा. तीनों का इक्वेशन हम बनाएंगे, फॉर्मूला होगा हम लोग के पास. सेकेंड है क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल. क्वांटाइज्ड का मतलब है मान लो इतना दूर में इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, उसका एनर्जी फिक्स्ड है. फिर एक फिक्स डिस्टेंस में फिर दूसरा ऑर्बिटल मिलेगा जिसका एनर्जी फिक्स्ड है, ठीक है. फिर तीसरा फिक्स्ड एनर्जी डिफरेंस में, मतलब ये दोनों का यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस होगा एक फिक्स्ड एनर्जी डिफरेंस होगा. धीरे धीरे आएगा, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे. तो इस फिक्स पाथ का मान लेते हैं n=1 माना है. ये n= कितना है? 2. ये n= कितना है? 3 मान लेते. और एक फिक्स पाथ है n=4. इसका नाम दे दिए के शेल, इसका L, इसका M, इसका N. ऑर्बिट का शेल का नाम दे दिया के शेल, L शेल, M शेल, N शेल. सो ये पाथ वगैरह फिक्स्ड है, उसका एनर्जी फिक्स्ड है, एनर्जी क्वांटाइज्ड है. क्वांटाइज्ड का मतलब है फिक्स डिफरेंस में, फिक्स डिफरेंस एनर्जी का बाद एक पाथ है, पाथ का एनर्जी लेवल है. धीरे धीरे समझ में आएगा, थोड़ा बहुत कोशिश करो. फिर थर्ड पॉइंट बताया कि इलेक्ट्रॉन मूव्स. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रॉन मूव्स ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट फॉर व्हिच द एंगुलर मोमेंटम L इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई. मतलब L का फॉर्मूला है, L एंगुलर मोमेंटम है जो कि nh/2 पाई है. h प्लैंक कांस्टेंट है, इसका फिक्स वैल्यू है, पाई भी फिक्स वैल्यू है, n भी फिक्स्ड है क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए n 1 है, सेकंड के लिए 2 है, थर्ड के लिए 3 है, फोर्थ के लिए 4 है. n का वैल्यू 1 से लेकर से बढ़ते जाएगा. मतलब n अगर 1 है तो तभी एंगुलर मोमेंटम उस ऑर्बिटल के लिए फिक्स्ड हो जाएगा. इंटीग्रल पार्ट उसका 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम. मान लो पहला में है मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना, तो एंगुलर मोमेंटम होगा. और फर्स्ट ऑर्बिटल में मान लो 10 है, सेकंड में कितना होगा? 20 होगा 2 टाइम. थर्ड में क्या होगा? 30 होगा. मतलब एक वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल में फिक्स मिलेगा. एनर्जी भी फिक्स मल्टीपल में मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम भी मिलेगा. तो एंगुलर मोमेंटम L क्या है? mvr होता है. मैंने कहीं ना कहीं यह मिलेगा सर्कुलर मोशन में, तब तो अभी याद करना पड़ेगा, अभी उपाय नहीं है. L=mvr nh/2 पाई. ये फॉर्मूला आपको चाहिए होगा थोड़ा देर में, ठीक है. तो रदरफोर्ड और बोर्स में मेन डिफरेंस क्या है? रदरफोर्ड पता है कहीं पे भी ऑर्बिटल मिल सकता है, कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है. लेकिन बोर्स ने बताया कि ये जो स्पेस है, तो इतना एंगुलर मोमेंटम होने से, पाथ का एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इतना में इलेक्ट्रॉन मिलेगा. मतलब फिक्स पाथ मिलेगा, फिक्स एनर्जी होगा,
फिक्स्ड क्या होगा, फिक्स्ड क्या होगा आपका स्पीड होगा। ओके, और फर्स्ट शेल का नाम क्या है के, सेकेंड का एल, थर्ड का एम, फोर्थ का एन। सबसे कम एनर्जी के शेल का होता है। फिर इस हम लोग अभी फॉर्मूला से निकालेंगे, इसमें थोड़ा एनर्जी ज्यादा होगा, इसमें और थोड़ा ज्यादा होगा, इसमें और थोड़ा ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिटल में ऊपर जंप करेगा, एनर्जी विल एब्जॉर्ब, ऊपर से नीचे आएगा तो इट विल इमिट एनर्जी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, while revolving the electrostatic force between electron and nucleus gives centripetal force। इसको ऐसे समझो ध्यान से, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लेते हैं कि ये है आपका न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज, ये आपका ऑर्बिटल है। ओके, वो पाथ है, ऑर्बिटल का ऑर्बिट नहीं बोलेंगे अभी तो, पाथ है, पाथ इलेक्ट्रॉन मूव करता है। मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक है, सो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों के बीच में क्या होता है, फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्लास 10 में पढ़ा होगा, F इजिकल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, मतलब इस पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन में से खींचेगा, इतना फोर्स से खींचेगा। सो ये डिस्टेंस हो जाएगा, पाथ का जो डिस्टेंस है, पाथ का जो रेडियस है वो r है। तो यहाँ पे एक बात याद रखना, k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ोगे डिटेल्स। ये कांस्टेंट है k का इतना वैल्यू होता है। एक चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज का वैल्यू होता है e, तो e इंटू ई लिख सकते हैं बाय r स्क्वायर। ठीक है, फिर एक एटम में तो आपका क्या होता है, जेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जेट नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। जेट हो गया एटॉमिक नंबर, जैसे कार्बन के लिए जेट का वैल्यू कितना है 6। तो ये जो फोर्स है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का बीच में, फोर्स का वैल्यू, हाँ, एफ इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। लेकिन अगर जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये एक पेयर का बीच में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। तो अगर जेड होगा तो हम लोग लिख सकते हैं जेड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हो गया फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में है और पास में है, और प्रोटॉन क्या है, न्यूक्लियस में। अभी देखो और एक इंपॉर्टेंट मैं बात बताने जा रहा हूं, आप लोग सर्कुलर मोशन जब पढ़ोगे बहुत क्लियरली समझ में आएगा। कोई पार्टिकल्स का कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में घूमता है ना, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, एक्चुअली लगता है। हम लोग अगर उसमें भी एक कंफ्यूजन है, हम लोग उस सिस्टम में रहेंगे तो डायरेक्शन बाहर की तरह होगा, सिस्टम में रहेंगे तो बाहर से देखेंगे तो अंदर की तरह होगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वैल्यू को लेंगे हम बाहर। जैसे हम लोग अब खुद अगर कभी स्कूटी चलाया होगा, साइकिल चलाया होगा, देखना टर्निंग घुमाते वक्त स्पीड स्लो करना होता है, और स्पीड फास्ट रखने से क्या होगा, बाहर की तरफ खींचता है। तो इलेक्ट्रॉन भी जब घूम रहा है ऑर्बिटल में तो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, Fc से मैं डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, ये F ही मान लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Fc होता है mv स्क्वायर बाय r। बाहर व अंदर डायरेक्शन आप फिजिक्स में जाकर समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बाहर में मानूंगा, ठीक है, बाहर की तरह लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर दो फोर्स लग रहा है जब वो मोशन में है, एक है इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इसका वैल्यू ये है, एक एक्सटर्नल है जो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv स्क्वायर बाय r। अभी देखो दोनों में से फिक्स पाथ में अगर इलेक्ट्रॉन तभी घूमेगा जब इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, सेम होगा, सेम होना पड़ेगा। नहीं तो बाहर का फोर्स अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, अंदर का फोर्स ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएगा। ओके, सो जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमता है तो बाहर की तरफ फोर्स लगता है इतना और अंदर की तरफ लगता है इतना। तो या तो बाहर का फोर्स ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और अंदर का फोर्स ज्यादा होने से वो न्यूक्लियस में आगे टकरा जाएगा। तो ड्यूरिंग द मूवमेंट दोनों का मतलब बाहर और अंदर का फोर्स क्या होना है, बैलेंस होना है। सो वी कैन राइट Fc is equal to Fe. So what is the value of Fc?
that is mv square by r. What is the value of fe? That is z e square by 4 pi epsilon naught r square. हम लोग एक r को कैंसिल कर सकते, तो हम लोग लिख सकते mv स्क्वायर इज इक्वल टू z e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r. r को इधर लेके आओ तो क्या होगा m v स्क्वायर r इज इक्वल टू z e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके ओके. पहले हम लोग रेडियस का इक्वेशन निकालते हैं. जैसे हम लोग बोथ साइड में ना मास और रेडियस से मल्टीप्लाई करना है. इधर क्या हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू z e स्क्वायर r इंटू m बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. मतलब सब पे स्क्वायर लाने के लिए, यहाँ पे मास का वर्ग स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे आर का वर्ग स्क्वायर नहीं था, तो स्क्वायर लाने के लिए हम लोग क्या किया, बोथ साइड पे मास एंड रेडियस से क्या कर दिया, इनटू कर दिया. ओके, मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ से लिखता हूँ. सो अभी देखो हम लोग को पता है एक फॉर्मूला मैंने दिया था एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं एन एच बाई 2 पाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू z e स्क्वायर आर एम बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो z e स्क्वायर आर इंटू एम बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एन एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर. तो r इज इक्वल टू कितना होगा, हम लोग r इज इक्वल टू हो जाएगा r इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर z e स्क्वायर m. जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे चला जाएगा, नीचे वाला पार्ट कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा. सो इज इक्वल टू 4 कैंसिल, एक पाई कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रहेगा आपका एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, नीचे होगा आपका पाई जेड ई स्क्वायर एम. सो हम लोग लिख सकते हैं एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय पाई ई स्क्वायर एम इंटू एन स्क्वायर बाय जेड. ऐसा क्यों लिखा है सेपरेटली, देखो एच हो गया प्लैंक कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है, इसका एक वैल्यू है हम लोग के पास, एप्सिलॉन नॉट एक वैल्यू है, पाई का वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू है, मास है, मास का वैल्यू है. सब वैल्यू पुट करने से आपको यहाँ पे मिलेगा 0.53 इंटू खाली वेरिएबल क्या है एन स्क्वायर जेड आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट हो गया रेडियस का, एक बहुत स्मॉल यूनिट है. तो ये हो गया आपका रेडियस यानी पाथ का जो रेडियस होगा, रेडियस का फॉर्मूला. अब देखो ये तक फिक्स वैल्यू है, फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए n का वैल्यू 1 होगा, और अगर हाइड्रोजन एटम का बात करें तो z भी 1 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना है 1. सो 1/1. तो हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिटल का रेडियस कितना होगा, हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट जो ऑर्बिटल है उसका रेडियस कितना होगा 0.53 एंगस्ट्रॉम. सेकंड का क्या होगा, हाइड्रोजन का आपका मेनली सोल्व कर सकते हो, बाकी का तो चाहिए भी नहीं. हाइड्रोजन के लिए आपको करना, हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिटल का रेडियस निकाल करो, ऐसा पूछ सकते हैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल. कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिटल का n का वैल्यू कितना है 1, एटॉमिक नंबर कितना है 1,
तो ये 1 हो जाएगा, तो कितना होगा 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग। सेकेंड ऑर्बिटल का क्या होगा, n का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है 2 4 हो जाएगा, ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, थर्ड का और दूर में होगा। तो एक फॉर्मूला है, फिक्स फॉर्मूला हम लोग को मिला है। इसका मतलब है बोर्ड्स क्या बताया था कि एक फिक्स पाथ में जिसका रेडियस फिक्स्ड है उस पाथ में इलेक्ट्रॉन रहता है। उस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितना है 2, सेकेंड में कितना है 8, ठीक है, थर्ड में कितना है 18, फोर्थ में कितना है 32। एक तो आपको 9 में मिल चुका है, ठीक है। सो हम लोग अभी रेडियस का इक्वेशन मिल गया। सिमिलरली हम लोग इक्वेशन मिल सकता है किसका, वेलोसिटी का। फिर हम लोग का एनर्जी का इक्वेशन होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स एनर्जी, रेडियस, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन आर व्हाट फिक्स्ड। तो हम लोग रेडियस का मिल गया, रेडियस की याद रखना इंपॉर्टेंट है, कैसे डेरिवेशन किया, ये क्लास 12 में भी आपको काम आएगा। अभी अगर अच्छा सीख लोगे तो डेरिवेशन पार्ट आपका बुक में देखना, इतना डिटेल्स नहीं दिया है, लेकिन मैं डिटेल्स बता रहा हूँ। डिटेल्स सीखने से आपको आगे जाके क्या होगा, फायदा होगा। नेक्स्ट लेट अस सी इक्वेशन ऑफ स्पीड। तो हम लोग के पास है mv² इज इक्वल टू 1/4πε0 E²Z/r²। ये फॉर्मूला बार बार बोलने का जरूरत नहीं है, बाहर का फोर्स और अंदर का फोर्स क्या है, सेम होना है। ओके, सो r पर कैंसिल, r को इधर लेके आओ, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं mv² इज इक्वल टू 1/4πε0 E² इंटू Z, E² इंटू Z, इसको डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं E² इंटू Z। ओके, क्योंकि r एक कैंसिल हो गया और एक r यहाँ पे लेके आ गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग mvr इंटू v, लिख सकते हैं v² को v इंटू v इज इक्वल टू क्या होगा, E²Z/4πε0। सो mvr का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, nh/2π, पता है फॉर्मूला, mvr इज इक्वल टू nh/2π इंटू v इज इक्वल टू क्या होगा, E²Z/4πε0। सो v इज इक्वल टू कितना होगा, 2π ऊपर चला जाएगा, इट मीन्स E²Z इंटू 2π। Z और 2 में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ओके, और nh नीचे आ जाएगा 4πε0। सो अभी देखो आप, पाई कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, सो ऊपर में होगा Z E², नीचे होगा nh, पाई कैंसिल 2 होगा और 2nh/0, 2nh/0। सो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, आपका E²/2h/0 इंटू Z बाय क्या होगा n। इसका मतलब है जितना दूर में होगा ना इलेक्ट्रॉन उतना स्पीड कम होगा। आप देखो n बढ़ने से ऑर्बिटल दूर में जो इलेक्ट्रॉन उसका स्पीड कम होगा। और रेडियस के केस में क्या था, जो ऑर्बिटल दूर में जाएगा जितना बाहर में जाएगा ऑर्बिटल 2, 3, 4 रेडियस उतना ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, लेकिन वेलोसिटी उल्टा है। सो देखो ये जो कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्लैंक कांस्टेंट, ε0, ये सब आपको वैल्यू मिल जाएगा बुक में। ये सब पुट करो, आपको ये वैल्यू आएगा, ठीक है, ये वैल्यू आएगा इंटू Z/n। Z और n तो अलग अलग एटम के लिए डिफरेंट है, ये कांस्टेंट नहीं मान सकते, इसलिए Z/n। Z एटॉमिक नंबर, n हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिटल बाय नंबर ऑफ शेल। अभी देखो हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के लिए Z का वैल्यू कितना है 1, n का वैल्यू कितना है 1, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का स्पीड इतना होगा, इतना मीटर पर सेकंड। तो आपको कल क्वेश्चन आ सकता है, हाइड्रोजन का जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसके स्पीड निकाल के दिखाओ। देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं जब हायर सेकेंडरी में था फर्स्ट मतलब 2-3 महीना तक ना सब कुछ भी समझ में नहीं आता। एक तो मैं एसएमएस मीडियम से था, बहुत तकलीफें हुआ, बाद में जाके क्लियरली समझ में आया, लेकिन मैं बहुत सिंपल तरीके से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड भी क्या है, फिक्स्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिटल में है उस इलेक्ट्रॉन का क्या स्पीड क्या है, फिक्स्ड है, अकॉर्डिंग टू व्हाट, बोर्स के हिसाब से। बाद में लेकिन नया मॉडल आएगा तो कुछ चेंज हो गया ऐसे, ये दिस इज अकॉर्डिंग टू व्हाट, बोर्स। नेक्स्ट
वी हैव टू सी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो आप लोग अभी मान के चलो कि हाइड्रोजन एटॉम में फर्स्ट ऑर्बिटल है, उसका रेडियस निकालना आना चाहिए, वेलोसिटी उस इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसके स्पीड हम लोग कैलकुलेट कर लिया। बोर्ड्स ने बताया स्पीड फिक्स्ड होता है, रेडियस भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। अभी हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी, फिर देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, फिर देखेंगे टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। सो हाफ ऑफ एम वी तो हम लोग के पास है, वी स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं, जेड स्क्वायर होगा ई टू दी पावर 4 होगा, वी स्क्वायर होगा तो स्क्वायर हो जाएगा ना सब, यहाँ पे होगा 4 एच स्क्वायर एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। सो इट विल बी एम जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4, नीचे होगा 8 एच स्क्वायर एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू होगा, आप जो जो कांस्टेंट है एक साथ रखते हैं, एम ई टू दी पावर 4 नीचे होगा 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू आपको यहाँ पे होगा जेड स्क्वायर बाय व्हाट एन स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर एन स्क्वायर। 13.6 कहाँ से आया, इलेक्ट्रॉन का मास पुट करो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट करो, प्लैंक कांस्टेंट पुट करो, एप्सिलॉन नॉट पुट करो, इसका भी वैल्यू है, सब कांस्टेंट का वैल्यू पुट करो, इतना आएगा। और जेड और एन तो अलग अलग एटम के लिए क्या है, डिफरेंट एटम, ठीक है, जेड और एन डिफरेंट एटम के लिए डिफरेंट है, इसकी यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी देखो हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना है, उसके लिए Z1 होगा N1 होगा, इतना ही होगा, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन घूमता है ना उस हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट वी हैव टू सी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लिख देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी कितना मिला, वो मिला एम ई टू दी पावर 4 जेड स्क्वायर 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने से कितना होगा, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ओके, अभी देखो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मतलब माइनस फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, वर्क पर एनर्जी मिल जाएगा डायरेक्ट, आप खाली याद करो। F इज इक्वल टू, F कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z इंटू ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर। आर का वैल्यू कितना है, आर को पहले मैं आर लिखता हूँ। अभी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा माइनस में आते हैं, 1/Z ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन बाय आर, एक आर कैंसिल हो गया। अभी देखो माइनस जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर का जगह लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर बाय पाई एम ई स्क्वायर इंटू जेड। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करो, माइनस जेड इंटू ई स्क्वायर, ऊपर जाएगा पाई, ये तो ऊपर चला जाएगा ना, पाई एम ई स्क्वायर इंटू जेड, नीचे होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्क्वायर कर देते डायरेक्ट, एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, क्या क्या काट रहे हैं, पाई कैंसिल हो जा रहा है, तो ऊपर हो जाएगा जेड स्क्वायर, जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4 इंटू एम, नीचे होगा 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। ओके, ऑलमोस्ट सेम है काइनेटिक एनर्जी। देखो खाली यहाँ पे वेट यहाँ पे मिस्टेक हुआ होगा, ठीक ठीक ठीक। सो देखो अभी इसको ना हम लोग ऐसा लिख सकते हैं,
potential energy is equal to minus z square e to the power 4, हम लोग लिख सकते हैं e to the power 4 m by 8, 4 का जगह मैंने 8 लिखा है, क्यों लिखा उसके कारण है एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n into z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इंटू 2 कर दिया, इंटू क्यों 2 किया, यहाँ पे 4 था, मैं 8 दे दिया, बाकी एज इट इज से। ऐसा करने का रीजन क्या है, P इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है इसको कैलकुलेट करने से क्या होगा 13.6, यहाँ पे देखो आप काइनेटिक एनर्जी निकाला था ना, ये 8 था ना, इसको 8 बनाने के लिए हम लोग इसमें इंटू 2 किया, तो इंटू क्या होगा z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इंटू क्या होगा 2, सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा आपका माइनस 2 इंटू 13.6 इंटू z स्क्वायर बाय क्या होगा n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में है और डबल ऑफ व्हाट काइनेटिक एनर्जी, नेगेटिव में है और डबल ऑफ व्हाट काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल एनर्जी कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, टोटल एनर्जी कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, टोटल एनर्जी होगा काइनेटिक प्लस व्हाट पोटेंशियल, पोटेंशियल तो माइनस में है, आप देखो ये काइनेटिक है और ये डबल है, काइनेटिक एनर्जी का डबल है बट नेगेटिव में है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं टोटल एनर्जी, ध्यान से देखो माइनस 13.6 इंटू क्या होगा z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं, इससे सॉरी ये तो माइनस में है, इसको इससे माइनस कर देना, ये प्लस में है तो कितना रहेगा इतना हो जाएगा, इसका मतलब है हाइड्रोजन एटम का ना, हाइड्रोजन एटम का जो एक इलेक्ट्रॉन होगा ना भाई एक प्रोटॉन होगा, तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगा फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए, तो फर्स्ट ऑर्बिटल में हाइड्रोजन एटम के लिए जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होगा दैट इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन उतना एनर्जी से उस ऑर्बिटल में बंधा हुआ है, माइनस 13.6 एनर्जी से बंधा हुआ है, इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम लोग प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो सेकेंड ऑर्बिटल के लिए z तो 1 ही होगा, ये हो जाएगा आपका 2 मतलब 4, इस वैल्यू को 4 से डिवाइड करो तो नेक्स्ट ऑर्बिटल का पोटेंशियल टोटल एनर्जी कितना है माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब सेकेंड ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना एनर्जी से बंधा हुआ है 3.4 माइनस 3.4 एनर्जी से बंधा हुआ है, उसको उस इलेक्ट्रॉन से निकालने के लिए और उस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको प्लस 3.4 एनर्जी देना पड़ेगा, तब भी ना सेकेंड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा आसान होगा कंपेयर टू व्हाट फर्स्ट ऑर्बिटल। थर्ड में क्या होगा कैलकुलेट करो, थर्ड ऑर्बिटल मतलब ये तो 1 ही होगा, ये 3 होगा, 3 स्क्वायर मतलब 9 से डिवाइड करो आपको आएगा ऑलमोस्ट माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा थोड़ा आसान हो जाएगा। और फोर्थ ऑर्बिटल में देखो, फोर्थ ऑर्बिटल में यहाँ पे हो जाएगा 16 से डिवाइड करके देखो माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है जैसे आपको हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का नीचे कौन है लिथियम, लिथियम का नीचे कौन है सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रांसियम। फ्रांसियम में 7 नंबर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है, आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 7 नंबर इलेक्ट्रॉन बहुत क्विकली बंधा रहता है तो उसको निकालना बहुत आसान है। इसीलिए गोइंग डाउन द ग्रुप आपका रिएक्टिविटी क्या होता है बढ़ जाता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है। तो ये सब चीज अगर प्रैक्टिकली समझ लोगे ना, प्रैक्टिस करना बहुत बहुत कंसेप्चुअल है और थोड़ा सा डिटेल जानना देखना, धीरे धीरे आइडिया होने लगेगा और देखना बहुत इजी होते जाएगा, यू विल गेट वेरी इजी कॉन्सेप्ट। सो लेकिन समझ के करना कुछ डिफिकल्ट थोड़ा होगा, इतना इजी नहीं है। मैं कोशिश किया बहुत सिंपल तरीके से बनाने के लिए, वीडियो भी थोड़ा लॉन्ग हो जा रहा है। 3 चीज देखना, रेडियस का इक्वेशन, वेलोसिटी का इक्वेशन, एनर्जी का इक्वेशन। एनर्जी का इक्वेशन अगर क्लियर हो गया ना, कौन सा ऑर्बिटल में कौन कितना एनर्जी से बंधा हुआ है उतना अगर क्लियर हो गया तो पीरियोडिक टेबल का जो कॉन्सेप्ट होगा, एटॉमिक रेडियस, आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, बहुत सारा जगह आपको आइडिया लगा सकते हैं। ओके फाइन।